नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। हर रोज की तरह दोपहर 1:30 बजे हम हाजिर होते हैं तमाम बड़ी खबरों के एस्पेक्ट्स को लेकर। और जो बड़ी खबर जिस पर दुनिया भर की नजरें बनी हुई है वो है ईरान युद्ध से जुड़ी हुई, क्योंकि अब वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ी चेतावनी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अब हॉर्मुज स्ट्रेट का अमेरिकी नेवी के जरिए ब्लॉकेड करेंगे। ये बातें उन्होंने देर रात अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट पर लिखी हैं। तो जिस तरीके से शुक्रवार शनिवार के बीच में हमने देखा कि इस्लामाबाद में बैठक हुई अमेरिकी और ईरानियन डेलीगेशंस के बीच में, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला और उसके बाद जो है दोनों ही डेलीगेशंस वापस लौटे। 21 घंटे तक चली ये बातचीत। हालांकि लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि इस तरह के किसी भी शांति समझौता का मसौदा तक पहुंचने के लिए 21 घंटे बेहद कम समय होते हैं। और कोशिश यही थी, पाकिस्तान ने जो ब्रोकर किया और एक वेन्यू प्रोवाइड किया कि कम से कम 1-2 हफ्ते का अगर अंतरिम समझौता हुआ है, क्या उसको थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। लेकिन अब ये तो 2 हफ्ते तक भी नहीं टिकेगा ये संघर्ष विराम। ये अब साफ हो चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो ईरान पर हमलों की वापस से जो है तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही जो है अटैक्स रिज्यूम होंगे। लेकिन उसके बीच में जिस तरीके से उन्होंने एस्केलेट कर दिया है, ये है हमारी टॉप स्टोरी। इसके बारे में मैं जानकारी दूंगी, साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बौखलाहट में अब पोप लियो पर लगातार निशाना साध रहे हैं और उस पर क्यों अमेरिका के नेतागण आपत्ति जता रहे हैं। तीसरी जो बड़ी खबर है वो बताऊंगी कि हंगरी में किस तरीके से सत्ता में उलटफेर हो गया है, जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और नई मुसीबत है। और चौथी बड़ी खबर आज के हमारे इस ब्रॉडकास्ट में कि कैसे इजराइल इंक्रीजिंगली अलग थलग पड़ रहा है, इजराइल भी और अमेरिका भी। तो एक बार फिर से लौटते हैं हमारी बड़ी बड़ी खबर की ओर, जो हमने बताया कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर है, क्योंकि अब बात यहीं फंसी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलिए। ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट कार्यक्रम, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर और हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने को लेकर जो है बात बिल्कुल भी नहीं बनी इस्लामाबाद में। और ईरान ने तो कहा है कि भाई हॉर्मुज स्ट्रेट जो है अब हमारे लिए एक सामरिक टूल है, हम इसको गिव अप नहीं करने वाले हैं। ये हमारे संप्रभुता से जुड़ा हुआ सवाल है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार सुबह को जिस तरीके से बेसिकली एक सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने पोस्ट्स लिखे और उसके बाद उन्होंने ट्रुथ सोशल पर भी पोस्ट लिखे फिर से, और उसमें देर रात उन्होंने जो धमकियां भी दी उसमें यह भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में गैर कानूनी टोल अगर लगा, जो देश इसे देने को मंजूर हैं, हम उनको सुरक्षित वहां से गुजरने नहीं देंगे। और यह भी कहा कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों के जहाजों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट से बारूदी सुरंगों को, यानी जो माइंस लगाए गए हैं ईरान की तरफ से, उन्हें डीमाइन करेगा, उसको हटाना जारी रखेगा। अमेरिकी सेना सही समय पर ईरान के खिलाफ हमले फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, ये बातें उन्होंने कही थी। लेकिन इसमें उनकी दिक्कतें बढ़ रही है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ने कह दिया कि भाई हम इसमें नहीं आ रहे हैं। तमाम दूसरे देश जो हैं वो कह रहे हैं हम इसमें नहीं आ रहे हैं। यहां आप अगर सिमुलेशन करें, हम वॉर स्टडीज में गेमिंग करते हैं, हम सिमुलेशन करते हैं। आप जरा सोचिए कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बातें कही हैं कि अमेरिकी नेवी के जरिए वो ब्लॉकेड करेंगे, अगर चीन का एक जहाज आता है, और क्योंकि चीन तेल खरीद रहा है लगातार, चीन तो रूस से भी खरीदता है, ईरान से भी खरीदता है, और ईरान की तरफ से हरी झंडी दी हुई है चीन को कि आप खरीदिए, उनको तो ब्लॉक नहीं करता है, क्योंकि चीन इस वक्त जो है सबसे बड़ा समर्थक है ईरान का। चीन के उस जहाज को अगर अमेरिका रोकने की कोशिश करता है तो क्या होगा? क्या आपको लगता है फिर ये समंदर में जो है ये बड़ा युद्ध देखने को मिलेगा? लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट एंड टर्न भी हो गया है, क्योंकि सेंटकॉम जो अमेरिका का सेंट्रल कमांड है, उनके तरफ से इस पर जो स्टेटमेंट आया है वो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से थोड़ा सा हटकर है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी भी जहाज को जो है, जो हमारे साइड का नहीं हो और जो टोल देकर ईरान के गुड बुक्स में हो वहां से गुजरा, उसको रोकेंगे। लेकिन सेंटकॉम ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें सेंटकॉम ने कहा है कि यूएस टू ब्लॉकेट शिप्स एंटरिंग और एग्जिटिंग ईरानियन पोर्ट्स, कि अगर ईरान के बंदरगाह में आप अंदर घुस रहे हैं या आप वहां से निकल रहे हैं तो हम उसको रोकेंगे। तो ये ट्रंप के बयान से थोड़ा सा अलग क्यों है? क्योंकि ट्रंप का बयान कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जितने भी जहाज है उस पर उनके बयान का असर होगा। सेंटकॉम कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप ईरान के बंदरगाह में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर ईरान से तेल खरीद रहे हैं। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट में जो जहाज फंसी हुई हैं वो ईरान से तेल नहीं खरीद रही हैं, वो जहाज हैं जो या तो तेल खरीद चुकी हैं, एलपीजी ले चुकी हैं कतर से, कुवैत से, बहरीन से, और यहाँ 28 फरवरी से फंसी हुई हैं जब से युद्ध की शुरुआत हुई। भारत के 24 जहाज फंसे हुए थे टू द वेस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसमें से कि 8 हमारे जो हैं
टैंकर्स वापस आ सके हैं, 6 टैंकर्स वापस आए हैं, माफ कीजिएगा। तो अभी भी हमारे बहुत सारे करीब 18 हमारे जहाज है जो वहीं पर फंसे हुए हैं। हजारों नाविक, सैकड़ों जो है जहाजों में फंसे हुए हैं 28 फरवरी से, और सवाल यही पूछा जा रहा है कि भाई 28 फरवरी के पहले तो ये खुला हुआ था, ये कारनामा किसने किया? ये तो आप ही ने किया है। आप जिस चाबी की मांग कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस चाबी की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर तो ताला ही नहीं लगा था जब तक ये युद्ध नहीं छिड़ी थी। ये युद्ध छेड़ने के बाद और लगातार ईरान पर आप लोगों ने जिस तरीके से धोखाधड़ी की है, जब जब वो बात करने के लिए आता है बातचीत की मेज पर, तब तक जो है धोखाधड़ी करके आप लोगों ने इस माहौल को इतना बिगाड़ दिया है। तो ये सेंटकॉम ने कहा है कि 13 अप्रैल 10 बजे सुबह के ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, 10 बजे यानी कि 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.5 घंटे आगे होता है आईएसटी। रात के 9:30 बजे से आज की तारीख में जो है इस ब्लॉकेड की शुरुआत की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप इसे पूरे हॉर्मुज़ स्ट्रेट का ब्लॉकेड कह रहे हैं, लेकिन सेंटकॉम कह रहा है कि जो ईरानी बंदरगाह में प्रवेश कर रहा है और बाहर निकल रहा है, उस पर हम निशाना साधेंगे। अब ईरान के जो अथॉरिटीज हैं वो चुप थोड़ी ना बैठने वाले हैं। इस दौरान जब शनिवार को बातचीत चल रही थी ईरान और अमेरिका के बीच में, तो ये खबरें आने लगी थी कि अमेरिका का एक जहाज जो है वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट की ओर जा रहा है और उसको वार्निंग्स इश्यू किए गए हैं। कुछ देर के लिए नेगोशिएशंस होल्ड पर हो गई थी, क्योंकि ईरानियंस ने कहा कि अगर ये जहाज नहीं लौटा तो हम उस पर हमला कर देंगे। और खुद जेडी वैंस, जो कि अमेरिकी डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, जिसमें स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल थे, उन्होंने कहा कि कम से कम एक दर्जन भर जो है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात की, मार्को रूबियो, पीट हेग्सेथ से बात की। तो अब आईआरजीसी ने इसकी बकायदा जो है एक वीडियो भी जारी की है कि कैसे वार्निंग दी गई थी इस अमेरिकी जहाज को। आइए आपको मैं वो दिखाती हूँ। 1. This is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. U.S. Navy warship transiting in the vicinity Fujay Port and Oman Sea. This is Sepah Navy. This is Sepah Navy. Last warning, last warning, last warning. He was close to High Island Port. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them, because I'm ready to open fire on them without any. तो आपने देखा कि ये जो जहाज है अमेरिका की वॉरशिप को ईरान की नेवी ने किस तरीके से आईआरजीसी ने वार्निंग्स दिए, चेतावनी दी और उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। तो ये शनिवार के दिन ये खेल हो रहा था जब बातचीत हो रही थी इस्लामाबाद में, और इसकी वीडियो को जारी किया गया आईआरजीसी की तरफ से। ये वीडियो आप देख रहे हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर जो फंसाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिससे वो एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, और सीबीएस न्यूज की अभी एक रेटिंग आई है, ताजा रेटिंग आई है, सर्वे रेटिंग, जिसमें कहा जा रहा है कि कम से कम 59%, 59% अमेरिकन मानते हैं कि ये जंग अमेरिका के लिए कुछ हद तक या बहुत हद तक खराब है। तो एक बड़ा पॉपुलेशन अमेरिका का जो है वो नहीं मानता कि ये जंग अमेरिका की कोई भलाई कर रहा है, इससे अमेरिका का कोई भी भला हो रहा है। और इसीलिए ये जो गिरावट आ रही है लगातार उनके डोमेस्टिक रेटिंग्स में, जो असर हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर क्या करे। तो अब वो जो है वो नए नए थ्रेट्स भी दे रहे हैं, जिसको लेकर जो ऑपोजिशन के नेता वगैरह हैं इंटेलिजेंस कमिटी में, वो लोग कह रहे हैं कि पता नहीं आखिर कैसे जो है इस तरह का एक थ्रेट, इस तरह का एक वार्निंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने में मदद करेगा, क्योंकि ईरानियंस जो हैं वो और ज्यादा एक्ट करेंगे। और ईरान के इनफैक्ट जो इब्राहिम ज़ोल्फागरी हैं, जो आईआरजीसी के स्पोक्सपर्सन हैं, उनको आप हमेशा देखते रहते हैं, उन्होंने भी बाकायदा ट्वीट करके भी और वीडियो बयान के जरिए भी 2 बड़ी धमकियां दी हैं। एक कहा है कि अगर अमेरिका ने कोई एक्शन लिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तो बाबल मांडेब कुड बी नेक्स्ट, जिसको कंट्रोल कर पाएंगी हुतीज जो यमन से ऑपरेट कर रही हैं और जो बाकी काफी देर में जो है कूदी हैं इस युद्ध में। आपको याद दिला दे, इस पर ये बाबल मांडेब क्या चोक पॉइंट बन सकता है या नहीं, उस पर मैंने बात की थी। कैप्टन डीके शर्मा से भी बात की हुई है हमने, कैप्टन सरबजीत परमार से भी बात की हुई है,
और सफी रिजवी से बात की हुई है। तमाम वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और इसमें आगे वो कहते हैं कि टुगेदर दीज टू चोक पॉइंट्स कैरी ओवर 25% ऑफ ग्लोबल ऑयल फ्लोज वैल्यूड एट nearly $3 billion पर डे, कि दुनिया की कम से कम 25% तेल का जो सप्लाई है वो बाब अल मंडेब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है, तो हम इसको ब्लॉक कर देंगे। और वो प्रतिदिन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसकी जो वैल्यूएशन है वो $3 अरब की है। तो आप सोच लीजिए कि हम जो है इसको अगर ब्लॉक कर देंगे तो फिर आप आगे इसमें क्या करेंगे। ये कहना है इस वक्त IRGC के कमांडर का, जिसमें वो आगे एक और बात वो लिखते हैं और वो बात हम आपको दिखाते भी हैं कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि warships nearing the Strait of Hormuz will be met with a firm and decisive response. If the United States initiates a ground offensive, we are prepared to mobilize a force exceeding 1 million troops. कि अगर कोई वॉरशिप्स आई तो हम अपनी ट्रूप्स को मोबिलाइज करेंगे, हम 10 लाख तक की ट्रूप्स को मोबिलाइज करेंगे अगर अमेरिका ने ग्राउंड ऑफेंसिव की भी तैयारी की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब जो है एक बार वापस से ईरान पर हमले की रिजम्पशन की तैयारियां चल रही हैं और एक सही समय पर वो वापस से हमले करेंगे। तो ये एक तरफ जहां रेटरिक का एक्सचेंज हो रहा है, अपिंग द एंटे हो रहा है दोनों ओर से, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच, क्योंकि वो बौखलाए हुए हैं, बौखलाहट में वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बकते हैं, अब निशाना साधना शुरू किया है पोप लियो पर। पोप लियो पहले अमेरिका में जन्मे पोप हैं और पोप लियो, आपको पता है कि इस युद्ध को लेकर और जिस तरीके से इस युद्ध पर संघर्ष विराम को लेकर इस्लामाबाद में कोई बातचीत नहीं हुई, तो उन्होंने कुछ टिप्पणियां वगैरह की थी। तो ईरान मुद्दे पर पोप लियो की टिप्पणी से ट्रंप जिस तरीके से भड़क गए, उन्होंने कह दिया कि आप धर्मगुरु हैं लेकिन अपराध और कूटनीति में आप बेहद कमजोर हैं। अब पोप लियो 14 ने अमेरिकी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो है कड़ी आलोचना की थी कि आप इस युद्ध को जारी रख रहे हैं, युद्ध सही नहीं है, गलत है, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, खास करके जो मिनाब स्कूल में बच्चों की जान गई वो एक टिपिंग पॉइंट था। और इनफैक्ट ईरान का जो डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा था, उन्होंने अपनी डेजिग्नेशन भी रखी हुई थी मिनाब 168 कि 168 बच्चों की जान गई है। सो दिस वाज द मिनाब 168 डेलीगेशन जो इस्लामाबाद में पहुंचा था नेगोशिएशंस के लिए। तो उन्होंने कहा कि पोप के जितने भी विचार हैं ईरान पर, अमेरिका के घरेलू मुद्दों पर, उसकी वो कड़ी जो है आलोचना कर रहे हैं। और एक आपत्तिजनक जो है उन्होंने अपना पोस्ट लिखा ट्रूथ सोशल पर हमेशा की तरह, जिसमें एक इमेज भी जारी किया बाद में खुद को एक जीसस के अवतार के तौर पर दिखाते हुए, और जिसको लेकर अब बड़ा हंगामा मच रहा है। मार्जरी टेलर ग्रीन जैसी जो कभी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक रहे हैं, आज की तरह तारीख में उनकी क्रिटिक्स हैं, उनके खिलाफ बोलने वाले नेता हैं, कह रहे हैं कि ये तो ब्लास्फेमी है, ये एंटी क्राइस्ट स्पिरिट है, आप खुद को जो है आप जीसस का अवतार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी डोनाल्ड ट्रंप के हैंडल से बकायदा जो है ट्वीट हुआ है। तो पोप लियो को ट्रंप ने लिखा है कि पोप मेरी सरकार के डर की बात तो कर रही है, लेकिन वो उस डर के बारे में कुछ नहीं बोलते जो कोरोना के समय चर्च ने झेला था जब जो बाइडेन राष्ट्रपति थे। आगे वो कहते हैं कि उस वक्त चर्च में प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए पादरियों और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, लेकिन आप उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने पोप की राय जो ईरान युद्ध को लेकर है उस पर भी निशाना साधा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप समय समय पर अपने इस तरह के इमेजेस डालते रहते हैं, जब खुद को पोप बताते हैं, खुद को कभी जीसस का अवतार बताते हैं। उनके ऑफिस में इवेंजेलिकल प्रेयर्स वाली ऐसी सेरेमनी होती है। युद्ध के दौरान भी उन्होंने इस तरह के बयान दिए और अमेरिकी कमांडर्स की तरफ से बयान दिए गए, ये दिखाने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा जीसस क्राइस्ट से ब्लेसिंग दी गई है। आर्मेगेडॉन का इस्तेमाल किया गया कि ये बाकायदा जो है ये जीसस क्राइस्ट का एक मिशन है कि आप ईरान पर हमला कीजिए, और डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है इस मिशन के लिए, उनको जो है ब्लेसिंग्स दी गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर पोप की राय पर जब निशाना साधा है, उन्होंने आगे ये भी कहा है कि मुझे ऐसा पोप नहीं चाहिए जो सोचता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होना ठीक है। वेनेजुएला समेत विदेशों में अमेरिका के कामों का जो बचाव किया उन्होंने अपना, और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा पोप नहीं चाहिए जो सोचता है कि ये बहुत बुरा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया। एक ऐसा देश जो अमेरिका में भारी मात्रा में ड्रग्स भेज रहा है, यह देश अपनी जेल खाली कर अपराधियों को हमारे देश में भेज रहा था, क्योंकि आपको याद हो कि मादुरो के खिलाफ जब उन्होंने कार्रवाई की, उनको अबडक्ट किया। मादुरो जो अब अमेरिकी जेल में बंद है, डेल्सी रॉड्रिगेज इनर रिजीम चेंज किया गया,
वो वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बनी। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये जस्टिफिकेशन था कि भाई चूंकि आप लोग इतने ड्रग्स भेज रहे हैं, नार्को टेररिज्म हो रहा है, तभी हमने ये कार्रवाई की है। तो इसको लेकर भी उन्होंने पोप पर निशाना साध दिया और बहुत सारी इस तरह की बातें की हैं, क्योंकि पोप लगातार बयान दे रहे हैं कि दुनिया भर में तनाव है, आप झगड़ों में संयम बरते, आप बातचीत की वो अपील कर रहे हैं। तो ये मैं खबर इसलिए भी इसको जोड़कर आपको दिखा रही हूं कि ये तिलमिलाहट जो उनकी गिरती हुई घरेलू रेटिंग्स है, जो डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके अपने सहयोगी, जिस पर मैं आगे आगे बात करती हूं, लेकिन आपको सुनाती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को जब ये पूछा गया कि आपने पोप को लेकर इतनी आपत्तिजनक बातें आखिर क्यों लिखी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. He hit us. Think of it. He's worried about fear. What about the fear when the ministers and the priests and all of those great people that were arrested during COVID, and in many cases they're outside 10 feet apart and they were arrested. So we don't like it. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo. तो ट्रंप कह रहे हैं कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ पोप लियो, और वो बहुत ज्यादा उदारवादी हैं और हमें ऐसे पोप की नहीं जरूरत है। इनफैक्ट आगे उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में ये भी कहा था कि पोप लियो का भाई जो है वो उनको ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू ट्रंप मैगावर्स का सपोर्ट था, यानी कि जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो डोनाल्ड ट्रंप की घरेलू कंस्टिट्यूएंसी है, वो उसके समर्थक हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है। तो डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्यों भड़क रहे हैं? रिजीम चेंज नहीं कर पा रहे हैं ईरान में, हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवा नहीं पा रहे हैं, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर जो है अब उनको वापस से कोई गारंटीज ईरान देने को तैयार नहीं है, क्योंकि यही वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो इसके पहले ईरान डील से वॉकआउट कर चुके हैं। 2018 में जो डील करने के लिए इतनी मेहनत लगी थी, तमाम पश्चिमी मुल्कों को 3 साल लग गए थे सिर्फ बातचीत की शुरुआत करने में। 2015 में JCPOA डील हुआ था, और अब इनकी चिंताएं और भी बढ़ रही हैं, क्योंकि इनके जो सहयोगी हैं वो धीरे धीरे सारे इनके खिलाफ टर्न अराउंड हो रहे हैं। तो इस बीच एक और बुरी खबर आ गई है इनके लिए, और ये खबर आई है हंगरी से। देखिए, हंगरी की बुडापेस्ट की तस्वीरें हैं, क्योंकि हंगरी में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। 16 साल की शासन के बाद वहां पर विक्टर ओरबान वो सत्ता से हट गए हैं, और हंगरी में पीटर माग्यार और उनकी जो तिस्सा पार्टी है उन्होंने जीत हासिल कर ली है। तो ये भी जो है अब बड़ी प्रॉब्लमैटिक बात है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि वो डोनाल्ड ट्रंप के खासे माने जा रहे थे, और जेडी वैंस ने बकायदा जाकर जो है वहां पर कैंपेनिंग की ओरबान के लिए। तो ओरबान के लिए कैंपेनिंग करने के बावजूद जो है वो हार गए, और यूरोप खुश है, यूरोपीय संघ बड़ा खुश है माग्यार की जीत से, क्योंकि ओरबान ने, हालांकि उनके रिश्ते रूस के साथ भी अच्छे हैं, यूक्रेन के पक्ष में पोजीशन लेने से मना कर दिया था। तो इससे जो आपके जितने यूरोप के एलाइज हैं अमेरिका के, वो बड़े नाराज थे, क्योंकि पीटर माग्यार अब जीतकर अगर आए हैं, हालांकि वो भी कंजर्वेटिव बताए जाते हैं, लेकिन विक्टर ओरबान 16 सालों से जिस तरीके से हंगरी में रूल कर रहे थे, ये देखिए जेडी वैंस जब उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर जो है उन्होंने बधाई दी है पीटर माग्यार को। उन्होंने कहा है कि पीटर माग्यार हैं, और तिस्जा पार्टी को शानदार जीत पर बधाई। भारत और हंगरी गहरी दोस्ती, साझा मूल्यों और लंबे समय से बने आपसी सम्मान से जुड़े हैं। मैं आपके साथ मिलकर द्विपक्षीय सहयोग को अधिक मजबूत करने और भारत EU रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं, क्योंकि पिछले दिनों इंडिया EU के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है। भारत EU के साथ अपने रिश्तों को थोड़ा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो ओरबान की डिफीट के बाद में जो वहां पर बुडापेस्ट के मेयर थे,
उनको एक लैंडस्लाइड विन मिला है, जो ऑपोजिशन के नेता हैं मागियार। तो ये एक और बुरी खबर हुई डोनाल्ड ट्रंप के लिए। एक और उनका जो सहयोगी था इन विक्टर ऑर्बान, जो ज़ेलेंस्की के खिलाफ पोजीशन ले रहा था, यूक्रेन के खिलाफ पोजीशन ले रहा था, जैसा ट्रंप चाह रहे थे वैसा कर रहा था, वो भी हट गए। पीटर मागियार हालांकि इजराइल के खिलाफ पोजीशन लेंगे या नहीं, इस पर अभी क्वेश्चन मार्क्स हैं। यूरोप के अंदर आज आप देख रहे हैं कि इजराइल को लेकर बहुत जो है क्रिटिकल स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं और उनकी पोजीशंस काफी स्ट्रांग हो रही है। और ये है चौथी और आखिरी जो पॉइंट है आज के हमारे इस ब्रॉडकास्ट की, और जिसकी वजह से भी नेतन्याहू भी गुस्से में है, डोनाल्ड ट्रंप भी गुस्से में है, क्योंकि दोनों ही ऐसा लग रहा है मानो अलग थलग पड़ रहे हैं। इन दोनों के ही जितने भी सहयोगी दल हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि स्पेन के पेड्रो सैंचेस वो हमलावर हो रखे हैं, और अमेरिका ने जैसे ही कहा कि हम स्पेन के साथ नाता तोड़ रहे हैं, ट्रेड कट ऑफ कर रहे हैं, ईरान ने कहा कि आप अगर इजराइल ने कहा, नेतन्याहू ने कहा कि अगर आप इजरायली डिफेंस फोर्सेस के साथ में लगातार जो हैं आप उनको अपशब्द कहते रहेंगे, आप उनको कुछ भी जो है आप कहते रहेंगे, तो हम आपके साथ रिश्ते तोड़ रहे हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री आप जो हैं हंगरी का देख रहे हैं बदलते हुए, पीटर मागियार जीत कर आ रहे हैं, जो पुराने एलाइज हैं वो आपके खिलाफ जा रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी ऑलरेडी कह चुकी हैं कि भाई इजराइल जो कुछ कर रहा है गाजा से लेकर लेबनान में, वो अवैध है और हम सपोर्ट करेंगे यूरोपियन यूनियन की तरफ से इजराइल पर लगाए जाने वाले सैंक्शंस को। ये सैंक्शंस कब और कैसे लगाए जाएंगे इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक धमकी जरूर दी जा रही है यूरोपीय संघ की तरफ से लगातार कि हम इजराइल को वैध नहीं मानते, जो भी उनकी आज की तारीख में कार्रवाई हो रही है हम उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे। ये आपकी आप देख रहे हैं मेलोनी बार बार कह रही हैं कि पैलेस्तीन में, लेबनान में जो हो रहा है। एंटनी अल्बनीजे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, मार्क कार्नी कनाडा के पीएम, ये तमाम लोग कह चुके हैं कि जो भी सदर्न लेबनान में इजरायली ऑफेंसिव है, गाजा की तरह आप उसको फ्लैटन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लेबनान को एक और गाजा बनते हुए नहीं देखेंगे। और ये तमाम लोगों ने ट्रंप को मना भी कर दिया है कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट में आपके ब्लॉकेड का हिस्सा नहीं होंगे। पेड्रो सैंचेज ने कह दिया है कि आप नेटो को नहीं खींच सकते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट में, मैं उसे वीटो कर दूंगा, क्योंकि नेटो में भी जो है आपको पूरी कंसेंसस चाहिए। तो नेटो के जो सदस्य हैं स्पेन, वो कह रहे हैं कि हम उसको वीटो कर देंगे, आप हॉर्मुज स्ट्रेट में आप नेटो को जो है नहीं खींच सकते हैं एक युद्ध लड़ने के लिए ऑन मैरीटाइम वाटर्स अगेंस्ट ईरान। तो इटली, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा, उन्होंने भी कह दिया है कि आई वांट टू से दिस लाउडली एंड क्लियरली, द इजरायली प्रेसिडेंट इज कमिटिंग अ जेनोसाइड अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, दिस इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट। कह रहे हैं कि इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं वो नरसंहार कमिट कर रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, और ये एक ऐतिहासिक सच है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्डोआन की बात कल मैंने अपने व्लॉग्स में की थी। उन लोगों ने जिस तरीके से इंडाइट किया है, अरेस्ट वारंट जारी किया है नेतन्याहू के खिलाफ, और ये भी कह दिया है कि अगर ईरान के खिलाफ युद्ध वापस से शुरू हुआ तो तुर्की भी जो है अब इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ कूदेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी सहयोगी हैं, यूरोप में हो, नेटो में हो, दूसरे देश हो, जापान, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ली ने, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया है। आमतौर पर साउथ कोरिया इस तरह के स्टेटमेंट्स देता नहीं है, लेकिन साउथ कोरिया के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ली ने कहा है, इट इज डिसअपॉइंटिंग दैट यू डोंट इवन वंस रिफ्लेक्ट ऑन द क्रिटिसिजम्स फ्रॉम पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु आर सफरिंग एंड स्ट्रगलिंग ड्यू टू योर रिलेंटलेस एंटी-ह्यूमन राइट्स एंड एंटी-इंटरनेशनल लॉ एक्शंस। ये नेतन्याहू को उन्होंने संदेशा दिया, और जब आप नेतन्याहू के खिलाफ बोलते हैं तो इसका मतलब आप ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, व्हेन आई एम इन पेन अदर्स फील दैट पेन जस्ट एज डीपली। मुझे अगर दर्द हो तो लोगों को दर्द महसूस होता है। इट इज ओनली नेचुरल टू फील सॉरी इफ समवन एल्स इज सफरिंग बिकॉज ऑफ माई नीड्स। दूसरों को आप जो कष्ट पहुंचा रहे हैं वो आपको फील करना चाहिए, क्योंकि आप लगातार दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। देखिए ये ब्राजील के राष्ट्रपति लूला।
And it makes me deeply uncomfortable to watch this immense pain and national hardship suddenly befalling our innocent citizens out of the blue like a bolt from the blue. For the sake of universal human rights and national interests of the Republic of Korea, I must work harder to find things I can do. प्रेसिडेंट ली साउथ कोरिया के राष्ट्रपति, जिन्होंने ये तक कह दिया है कि ये जो वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, युद्ध में जितने भी जो हैं आप वॉर क्राइम्स कर रहे हैं, वो बेसिकली जो जूइश मैसेकर्स हुए थे उसका इक्विवेलेंट है. ये नरसंहार उतना ही बुरा है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. तो डोनाल्ड ट्रंप इतने सारे फ्रंट्स पर, चूंकि अब उनके सबसे जो उनके स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई हैं नेतन्याहू, जिसके खिलाफ, जिनके लिए और नेतन्याहू के चक्रव्यूह में फंसकर वो तो ईरान के युद्ध तक पहुंच गए, उस लपेटे में पहुंच गए जहां से वो निकल नहीं पा रहे हैं. अपने एलाइज को खो रहे हैं, अपने दोस्तों को खो रहे हैं, प्लस सत्ता के उलटफेर हो रहे हैं क्षेत्र में. तो बहुत सारी जो उनके लिए बुरी खबरें आ रही हैं, इसमें तिल मिलाकर वो पोप पर निशाना साध रहे हैं, और उससे भी उनको जो है कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि पोप पर अगर आप निशाना साध रहे हैं तो आप अपने अमेरिका के अंदर जो है पूरा का पूरा क्रिश्चियन कैथोलिक कम्युनिटी को आप डिस्टेंस करेंगे. दुनिया भर के कम्युनिटी को तो करेंगे ही, क्योंकि ये पहले पोप हैं जो अमेरिका में जन्मे हैं, और उन पर इस तरीके से निशाना साधना, कभी अपनी इमेज एज पोप डाल देना, हाईएस्ट स्पिरिचुअल जो फिगर हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के, उनके खिलाफ ऐसे पोस्टर्स डालना. डोनाल्ड ट्रंप इज लूजिंग हिज मार्बल्स. बस यही कहूंगी अभी के लिए. मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, और अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करके रखिएगा तमाम अलर्ट्स के लिए. नमस्कार, आदाब.